आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। आज के इस समय में हर व्यक्ति बीमारी की ओर अग्रसर है। किसी को इन्फेक्शन का इश्यू होता है तो किसी को किसी और तरह का डिजीज। जी हाँ, कई लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करती है, तो कई लोग एक ही बीमारी से लंबे समय के लिए परेशान होते हैं, जिसमें हार्ट इश्यूज़, ब्रेन स्ट्रोक, अस्थमा एंड इवन सबसे ज़्यादा घातक डिसीज़ कैंसर भी शामिल है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी ही साइंटिस्ट जुड़ रही हैं जो स्पेसिफिकली क्रोनिक डिजीज पर न सिर्फ कार्य कर रही हैं बल्कि उनके बेहतर इलाज के लिए बेहतर सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आइए करते हैं इस विषय पर चर्चा NII यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर सारिका गुप्ता से और जानते हैं क्रोनिक डिजीज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर सारिका गुप्ता के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम सारिका गुप्ता है। मैं स्टाफ साइंटिस्ट हूँ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और मेरा स्नातक से लेकर के PhD तक का शिक्षा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर गई और वहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया और एक्सपीरियंस गेन किए। उसके बाद मैंने पोजीशंस ट्राई किए और जब मुझे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में मेरा सिलेक्शन हुआ और ऑफ़र मिला तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना पसंद किया। अब जानेंगे मैम की रिसर्च को एक कॉमन मैन के लिए और स्टेम के लिए वो कैसे यूज़फुल है। जब से मैंने NII ज्वाइन किया है तो मैंने अपना एरिया ऑफ रिसर्च रखा हुआ है क्रॉनिक डिजीज़ पे। तो क्रॉनिक डिजीज़ आपको पता होगा जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं जीर्ण रोग या स्थायी रोग। तो ये वो डिजीज़ होते हैं जो एक बार आ गए तो मतलब बहुत टाइम लगता है इनको और बहुत पूरी लाइफ कभी कभी आपके साथ रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर हो गया और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं। तो मैं उन्हीं पे काम करती हूँ और मेरा मेन फोकस है कि बिकॉज़ ये डिज़ीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आपको पता होगा कि इनका रेट जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं उस रेट से हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही। तो हमारा बर्डन जो है फैमिली पे कह लीजिए या फिर आप सोसाइटी में कह लीजिए या कंट्री में कह लीजिए, तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे ये बहुत बड़े बर्डन है बिकॉज नंबर ऑफ़ पीपल आर इंक्रीजिंग विद दिस डिजीज़। और ये डिजीज़ होते ही हैं हमारे जो जीवन शैली में चेंजेस होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसे हम कहते हैं, तो उनकी वजह से हो रहे हैं। और ये पहले बहुत एल्डरली पीपल को होते थे बट अभी बहुत अर्ली स्टेज में भी डायग्नोज होने लगे हैं। तो हमारे लैब का फोकस है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस करते हैं अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में, और क्या क्या फैक्टर है जिनको अफेक्ट करते हैं। तो एक बार हम नया पाथवे जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वी ट्राई टू डेवलप समथिंग जिसे आप कह सकते हो कि चाहे आप डायग्नोस्टिक के लिए कह लो या फिर आप उसकी थेरेपी के लिए कह लो या प्रिवेंशन के लिए कह लो। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेटा जो पाथवेज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, नोबल पाथवेज़, वो कहाँ पर रेलेवेंट है डिज़ीज़ के लिए। जिस भी एरिया में रेलेवेंट होते हैं देन वी डू सम ट्रांसलेशनल वर्क टू अंडरस्टैंड कि वो कितना सिग्निफिकेंट है जो हमारा फाइंडिंग है। उसके बाद हम
चाहे तो डायग्नोस्टिक में आगे जाते हैं, और अगर थेरेपेटिकली इम्पॉर्टेंट है वो पाथवे तो हम ड्रग डेवलप करते हैं। तो मेजर फोकस ही हमारे लैब का है कि नया पाथवे आइडेंटिफाई करके ड्रग डेवलपमेंट करना। और करेंटली हम फोकस कर रहे हैं जैसे हड्डियों और जोड़ों की बीमारी, जैसे आप कहते हैं बोन एंड जॉइंट डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, अल्जाइमर डिजीज़ पे, पार्किंसन डिजीज़ पे एंड प्रायन डिजीज़ पे, और साथ साथ डायबिटीज़ पे भी हम काम करते हैं। तो इन सबों में, और ऐसा नहीं है कि हमने बेसिक साइंस ही किया है, बहुत सारे ट्रांसलेशनल वर्क किए। तो हमारे लैब का थीम ही है फ्रॉम बेंच टू बेड साइड। हमने कई प्रोडक्ट भी डेवलप किए, जिसमें से एक प्रोडक्ट जो है हमारा मार्केट में भी है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है। और अब तक का वो सबसे मतलब ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप उसको लेते रहें तो धीरे धीरे वो आपके पेन को पूरा ख़त्म कर देता है, चाहे वो किसी भी तरह का पेन हो, सर्वाइकल पेन हो या ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन हो या एंकल पेन हो। तो बहुत सारे जितने भी जॉइंट पेन होते हैं वो उनको बहुत रिलीव करता है। तो ये अभी हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो लैब से निकला है। दूसरा जो हमने स्मॉल मॉलिक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किया है वो अभी हमारा बेसिक रिसर्च में है, बट सारे हमारे पेटेंटेड हैं, और एक यूएस कंपनी को हम उसको आगे क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके जाने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो सून वो भी हमारा ट्रांसलेशन की तरफ जाएगा। तो ये सारे हैं जो कि यू कैन अंडरस्टैंड कि हम फोकस कर रहे हैं कि जितने भी सोसाइटल प्रॉब्लम है या डिजीज रिलेटेड इश्यूज हैं, तो जितना हो सके हम उसे हैंडल कर सके अपने रिसर्च के द्वारा। टेढ़ा जैसे अगर स्वस्थ भारत मिशन आप बोलो गवर्नमेंट का, या विकसित भारत की बात करो, तो दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा स्वस्थ दिमाग नहीं हो सकता। एंड लोग अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, तो इसलिए ये क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं। तो जो हम यहाँ पे डेवलप करते हैं थेरेपीज़, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, और जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो डेवलप किया है वो तो आयुर्वेदिक ही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट आयुर्वेदिक जो हमारे एंशिएंट थेरेपी है उसको एविडेंस के पूरे प्रूफ और एविडेंस के साथ अगर इस्टेब्लिश करता है तो वो जनता के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, देश के लिए भी अच्छा होता है। और जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट होता है, ईजी टू यूज़ होता है, सो दैट कि whenever it is going into translation and the market, तो प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो। तो हर आप सोच लीजिए हेल्थ केयर में जो भी हम करें डायग्नोस्टिक के लिए कि बहुत सारे गैप्स हैं, नॉलेज गैप के साथ साथ बहुत गैप्स हैं इंडिया में। लाइक आप कह लो कि ट्रांसलेशनल रिसर्च में इंडिया उतना अच्छा अभी तक नहीं कर पाया था, बट धीरे धीरे नाउ भी अंडरस्टूड कि हमें कितनी ज़रूरत है ट्रांसलेशनल रिसर्च की हर एरिया में। डायग्नोस्टिक कह लो, ड्रग डेवलपमेंट कह लो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कह लो, या मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट कह लीजिए। तो उन सब चीज़ों में तो आप देखेंगे अभी बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। एंड ये सारा जो हम काम करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो सोसाइटी के लिए भी, बिकॉज़ सोसाइटी में जब हम अच्छे प्रोडक्ट लेके आएंगे लोगों को उसका बेनिफिट होगा तो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट दिखता है, क्योंकि हमारा एम ही है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि आप सिम्टोमेटिक आपने लिया और तुरंत तो आराम मिल गया। तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट तुरंत आराम देने वाला नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता, वो साइंटिफिक प्रूफ के साथ काम करता है। तो वो धीरे 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 बॉडी को असर करके रिवर्स करता है डिजीज़ और उसको। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में पूरा इफेक्ट दिखता है और आप वापस से नॉर्मलसी में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एडिक्ट नहीं करना है ड्रग के लिए। जो हम थेरेपी बनाते हैं तो हमें आपको क्योर करना है। तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन द मेकिंग लाइक डिजीज रिवर्स और क्यूरिंग अ पर्सन फ्रॉम द डिजीज, तो वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जीवन शैली भी बहुत इम्प्रूव होगी, हेल्थ स्पैन इम्प्रूव होगा, आपका लाइफ स्पैन इम्प्रूव होगा, आप ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकते हैं। क्योंकि सारे ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें क्या है कि इतनी मॉर्बिडिटी है, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि पर्सन अपना 100% नहीं दे पाता। तो हम विकसित भारत की उम्मीद ही नहीं कर सकते अगर मतलब शरीर स्वस्थ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन सबको प्रमोट करेगा। आप जानेंगे इनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिसर्च के बारे में। जैसे मैंने बताया कि मेरा शुरू से फोकस क्रॉनिक डिजीज़ रहे हैं। तो बहुत पहले हमने डायबिटीज़ पे फोकस किया था और उसके लिए कुछ डेवलप किया। उसके बाद हमने बोन एंड जॉइंट पे, क्योंकि बोन एंड जॉइंट ऐसा एरिया है जो इंडिया में उतना कोई काम नहीं करता और हम बहुत ही कम लोग हैं जो उसको समझते हैं और काम करते हैं, लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो लोग जितने अफेक्टेड हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, बिकॉज़ पोस्ट मेनोपॉज के बाद एक वुमेन होने के नाते मुझे लगता है कि जो वुमेन की प्रॉब्लम है उसको मुझे ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे कि मैं जो भी डिजीज़ फोकस कर रही हूँ वो सारे ज़्यादातर वुमेन को होती हैं।
तो आप चाहे अल्जाइमर की बात कर लो, चाहे बोन की बात कर लो, तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज़ और अल्जाइमर सब में वुमेन को सबसे ज़्यादा दे आर प्रोन टू गेट ऑल दिस डिजीज़, राइट। तो इसलिए मैं एज अ वुमेन होने के नाते मैं फोकस करती हूँ कि मैं ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाऊँ। तो लास्ट फ्यू ईयर अभी भी मैं बोन एंड जॉइंट पे काम कर रही हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट भी हमारा उसी से रिलेटेड है, उसी रिसर्च का नतीजा है जो हम आगे लेके जा रहे हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल कंपाउंड जो अल्जाइमर के लिए है, तो वो भी, तो आगे भी हम इसी तरह से थेरेपीज़ डेवलप करते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे। तो अभी जैसे हमने पहला निकाला है, तो इन थेरेपीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उनको वापस से इम्प्रूव करेंगे और आगे भी इन्हीं सारे डिजीज़ पे हम काम करते रहेंगे। अब जानते हैं इनके रिसर्च के कंटेम्प्रेरी और कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो अभी मैं कहूँ कि क्रॉनिक डिजीज़ के केस में इंडिया मिडिल में है, डेवलप कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, बट अब वो टाइम आ गया कि वी रियलाइज्ड, क्योंकि पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और आपके लिए फंडिंग भी नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे हमारे। तो अब धीरे धीरे वी रियलाइज दैट, और हम ट्रांसलेशनल रिसर्च को उतना वैल्यू नहीं देते। तो नाउ अब इंडिया में है क्या है कि बेसिक रिसर्च के साथ साथ लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि ट्रांसलेशनल रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको लेके जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रमोशन है, तो आई एम सीइंग कि इंक्रीजिंगली डेवलपमेंट एंड इंडिया इंक्रीजिंगली अपना पोजीशन और इम्प्रूव कर रहा है। बट डेफिनेटली वी आर नॉट एट द पावर ऑफ, यू कैन से, उनके लेवल पे जो विकसित कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो अभी भी उनसे उनके कंपैरिजन में हम थोड़े से पीछे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ इस रिसर्च से कितना कनेक्टेड हैं। मैं बोलूँ तो अभी भी हमारे पास लाइक एकेडमी इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन होना चाहिए ना, वो उतना नहीं है जितना कि विकसित कंट्रीज़ में है। तो ये एक बड़ा, आप कह लीजिए, ड्रॉबैक है इंडिया के लिए। तो हमें और प्रमोट करना चाहिए, और प्रमोट लाइक कि वेर एवर द टेक्नोलॉजी, दोज हु आर वर्किंग ऑन द लाइक डिफरेंट पाथवेज एंड नोवल पाथवेज, एंड इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। डेफिनेटली एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, तो फाइनेंशियल इशू मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे कि जो इनहिबिट करता है एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को। एंड इंडिया में बहुत अच्छा अभी तरीके से उसको लेते नहीं है पॉजिटिव वे में। तो उसके लिए हमें और अच्छे रूल्स बनाने होंगे, पॉलिसीज़ बनाने होंगे, सो दैट कि इंडस्ट्रीज़ दे कम फॉरवर्ड एंड वर्क हैंड टू हैंड विद द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और एक एम के साथ वो फोकस करें कि ओके अगले 5 इयर्स में हमें इस डिज़ीज़ या इस प्रॉब्लम पे वर्क करना है, और हाउ टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम, और कैसे कोलैबोरेट करके उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अभी इंडिया में मुझे लगता है अभी थोड़ी और इम्प्रूव होनी है। चलिए अब जानेंगे इनके रिसर्च पेपर और पेटेंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने बोला, मेरा लैब जो है मल्टीडिसिप्लिनरी और डिस्कवरी ओरिएंटेड लैब है। तो मेरे लैब में सबसे ज़्यादा पेटेंट होते हैं। तो आप कह लो कि अभी तक इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा पेटेंट मेरे पास है। तो अभी तक हमारे पास मोर देन 25 पेटेंट्स हैं, इंडिया, यूएस, बाकी सब जगहों पे मिला के, 10 से 12 ऑलरेडी फाइल्ड है। पेपर मैंने मोर देन 55 पब्लिश किए, 60 से ऊपर इनफैक्ट ऑल, और सारे पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल में हैं। बुक चैप्टर्स हैं तो, और अवार्ड्स में कहें तो मेरे पास नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, अभी रिसेंटली मुझे टाटा इनोवेशन अवार्ड मिला मेरे लाइक इनोवेटिव वर्क, और जितने भी इनोवेशन हैं, पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।